औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, दिस इज़ मी डार शौकत। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास 12th के लिए कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर और कोलैप्स ऑफ बाइपोलरिटी। बाइपोलरिटी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द टू नेशंस बिकम सुप्रीम एंड सुपर पावरफुल ऑन द होल वर्ल्ड। वन वाज यूएसए एंड सेकेंड वाज यूएसएसआर. And there was a fight between these two nations. That war is known as the Cold War, simply the war of words, or we can say a war which is without weapons. So in this topic, we are going to discuss about the causes of disintegration of USSR. So what were the causes responsible for the collapse or disintegration of USSR? क्या वजह है कि यूएसएसआर टूट गया? क्या रीजंस है उसके पीछे? सबसे पहले आप याद रखिएगा, हमें कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है कि यूएसएसआर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से यूएसएसआर टूट जाता है। उसके जो 15 सब नेशंस होते हैं जो उनके साथ अलायंस बनाते हैं, वार्सो पैक्ट, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। अब देखते हैं कि क्या क्या कॉजेस है उसके अंदर। सबसे पहले याद रखिएगा, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यानी पूरे इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जितने सारे कंट्रीज थे, जब उन्होंने देखा कि यूएसएसआर टूट रहा है, that disintegration laid down the impact upon the other nations as well. So what was that impact? In this lecture we will try to come to know about that impact as well. So after the disintegration of the USSR, the whole scenario changed. As we know the fact, before the disintegration there was a system in USSR that was a one party rule. There was not a multi-party system. There was a one party rule that's known as the Communist Party. So after the disintegration of the USSR, so the Communist Party rule ended. So now come to the basic point. What are the causes? क्या causes है USSR के disintegrate होने के? The first cause is that the USSR spent billions to compete with USA. So what does it mean? That USSR जो है वो रेस लगा रहा था यूएसए के साथ। अरे यूएसए तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उनके पास पैसे भी थे, उनके पास वर्ल्ड बैंक भी था, उनके पास आईएमएफ भी था, सब कुछ था उनके पास। स्टिल यूएसएसआर उनके साथ रेस लगा रहा था। उन्होंने अपने बिलियंस पैसे खर्च किए। किस पे उन्होंने अपने बिलियन खर्च किए, देख लेते हैं। उन्होंने अपना बिलियन पैसा खर्च किया सैटेलाइट पे, सैटेलाइट बनाने में, सैटेलाइट भेजने पे। सबसे पहला सैटेलाइट उन्होंने भेजा, दैट्स नोन एज द स्पुतनिक। उन्होंने एक स्पेस के अंदर एक एनिमल को भेजा जिसका नाम था लाइका। लाइका वाज द डॉग। सो बहुत ज्यादा पैसा उस पर भी खर्च हुआ। यूरी गगरीन जो है कॉस्मोनॉट, उसको भी भेज दिया। इसी तरीके से उन्होंने जितने सारे पैसे जो उनके पास थे, या वैलेंटीना फर्स्ट वुमेन इन स्पेस, यूएसएसआर ने भेज दिया। सो इन सब चीजों को ये जो इन्होंने किए, ये जो ये इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस कर रहे थे, इस पे पैसा लगा यूएसएसआर का। पैसा इतना लगा कि देयर्स एक्सचेक्योर और द ट्रेजरी बिकम द एम्प्टी। देन खाली हो गया उनका खजाना। अब उनके पास पैसे नहीं थे। सो जिसकी वजह से, पैसे खत्म होने की वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है। सो फर्स्ट वन इज द यूएसएसआर स्पेंट बिलियंस टू compete with USA. Hope so you understood. The next cause responsible for the disintegration of USSR is arms race. What does arms race mean? The race between the two nations. USSR started a race, started a competition with the USA, in spite of the fact that USA is most powerful and developed, as well as have more money and currency as well. So what USSR did at that time? USSR spent billions on army. अपने आर्मी के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा खर्चा किया, बहुत ज़्यादा वेपन्स बनाने उन्होंने। तो वेपन्स को बनाने में उनको बहुत ज़्यादा पैसे लगे। सो दे स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी। मोर एवर अगर हम देखेंगे कि जो कोल्ड वॉर है वो स्प्रेड हो जाता है क्यूबा के अंदर, नॉर्थ कोरिया के अंदर, वियतनाम के अंदर, लॉस के अंदर, चाइना के अंदर। सो यहाँ पे यूएसएसआर के बहुत ज़्यादा पैसे लगेंगे। सो उनका पैसा इतना लग जाता है कि उनका खजाना खाली हो जाता है। सो वो सारे पैसे जो है आर्म्स रेस के पीछे, यानी सिंपली हथियार बनाने में लगे उनको। सो कमजोर हो जाता है नेशन, जिसकी वजह से यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। उसके बाद जो है अफगान वार, यानी 1979 और 1989 के अंदर, ये 10 साल तकरीबन आ जाते हैं। यूएसएसआर का वॉर अफगान के साथ चल रहा था, जिसमें उन्होंने तकरीबन अपना 15,000 सोल्जर्स वहां पे भेज दिए, और या बहुत सारे सोल्जर्स भेज दिए, और तकरीबन 15,000 की डेथ हो चुकी वहां पे। सो जंग में हमेशा रिसोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, इकोनॉमी का इस्तेमाल करना पड़ता है, पैसे का इस्तेमाल करना पड़ता है। यूएसए ने वही किया, अफगान के साथ वॉर किया, वहां सोल्जर्स अपने भेज दिए,
उनमें से कोई वापस नहीं आया वहां पे, तो उनकी इकोनॉमी ड्रेन हो गई, उनकी प्रेस्टीज खत्म हो गई, जबकि उन्होंने वहां पे हारा। उनको लगा था कि शायद हम जीत जाएंगे, लेकिन हार गए। सो सारा पैसा वॉर पे बहा दिया, जिसकी वजह से यूएसएसआर कमजोर हो जाता है और वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उनकी इकोनॉमी डिक्लाइन हो जाती है। नेक्स्ट फोर्थ कॉज इज नॉन रशियन पीपल, यानी रशिया के अंदर जितने सारे नॉन रशियन पीपल थे, यानी जो ओरिजिनल रशिया के रहने वाले नहीं थे, हम कहेंगे वो किसी और कंट्री से आए थे और रशिया के अंदर रहने लगे थे, उनको हम कहते हैं नॉन रशियन पीपल। सो स्टालिन जो वहां पे था, उन्होंने नॉन रशियन पीपल को मारना शुरू किया। वो जो नॉन रशियन पीपल थे, उनको खुंदक हुई, बहुत ज्यादा नफरत हुई स्टालिन के साथ। सो दे डिमांडेड द इंडिपेंडेंस, दे गॉन अपोजिट टू द स्टालिन एज वेल एज द यूएसएसआर सिस्टम। This became the main reason that USSR was disintegrated, due to the non-Russian people, because non-Russian people were not happy with the Stalin or with the system of the USSR. Next point. There was a one leader in USSR at that time that was known as the Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev. Here I wrote down the Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev. Who was Mikhail Gorbachev? He was the general secretary of the Communist Party. So what he did, he made some new policies. So actually मिखाइल गोर्बाचोव जो है वो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन से बचना चाहता था। ही वांट टू प्रिवेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द इकोनॉमिक स्टैग्नेशन ही अडॉप्टेड सम न्यू पॉलिसीज। वो पॉलिसी जो थी, उसने कौन सी पॉलिसी बनाई? द फर्स्ट पॉलिसी इज नोन एज द ग्लासनोस्ट। सो व्हाट डज द ग्लासनोस्ट मीन? ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस, यानी इससे पहले रशिया के अंदर, यूएसएसआर के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हुआ करता था। तो मिखाइल गोर्बाचोव ने नई पॉलिसी लाई, उसने उसमें लोगों को कहा, नाउ यू हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, नाउ द पीपल कैन एंजॉय द फ्रीडम ऑफ स्पीच। द मीडिया गॉट द सेंसरशिप राइट्स। मीडिया को कंट्रोल करता था इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन अब मीडिया को राइट्स दिए गए, अब प्रेस वालों को राइट्स दिए गए, अखबार वालों को राइट्स दिए गए। सो द अर्लियर रिकॉर्ड वाज डिक्लासिफाइड, जो पहले हुआ करता था वो कैंसिल किया गया, अब कुछ नए रूल्स आ गए। सो ओपननेस आ गया, अब मीडिया के पास पावर आ गया और लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया। इसको हम कहते हैं ग्लासनोस्ट। सो जब लोगों के पास ओपननेस आ गया, जब लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच आ गया, द पीपल स्टार्ट टू राइट इन द न्यूज़पेपर्स दैट दे आर अगेंस्ट द स्टालिन एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ द और सिस्टम ऑफ द यूएसएसआर। दिस इज द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट इज द पेरेस्ट्रोइका। So next policy of Mikhail Gorbachev he taken was the perestroika. Perestroika means restructuring and reformation, change करना किसी चीज को। So उसने पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर रशिया के अंदर चेंज कर दिया, वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगा, वहां पे प्राइवेट ओनरशिप स्टार्ट हो गई। सो हमने पहले ही कहा कि रशिया के अंदर सोशलिज्म सपोर्ट करता था, लेकिन अब यहां पे कैपिटलिज्म की विचारधारा आने लगी, अब यहां पे कैपिटलिज्म की सोच आने लगी, लोगों को वो सोच अच्छी लगने लगी। लोगों ने कहा नाउ वी आर गुड इन दिस न्यू सिस्टम, सो दे स्टार्टेड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूएसएसआर। दिस बिकेम द रीजन दैट यूएसएसआर वाज डिसइंटीग्रेटेड। उसके बाद याद रखिएगा, जर्मनी एक कंट्री है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वेस्ट जर्मनी एंड ईस्ट जर्मनी। वेस्ट जर्मनी जो होता है वो यूएसएसआर के हाथ में होता है, लेकिन उसके बाद जो ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के बीच में एक वॉल होता है, उसको हम कहते हैं बर्लिन वॉल। वो कोलैप्स हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा 1989 के अंदर। सो मतलब 1989 के अंदर जब वॉल रिमूव हो जाता है, सो मतलब ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी ना मर्ज विद ईच अदर। और उसके बाद जो वेस्ट जर्मनी था, जिसका कंट्रोल यूएसएसआर के हाथ में था, अब उसका कंट्रोल यूएसएसआर के हाथ में नहीं है। देन द नेशन दैट्स द यूएसएसआर became the weak because the allies were now left the USSR one by one, and this was not happening only in the Germany or West Germany, this was happening in many states. सो यही डिमांड, आज़ादी की डिमांड बहुत सारे स्टेट से आने लगी। वो रशिया को कहने लगे कि नाउ हम आपके अंदर पपेट्स बन के नहीं रहेंगे। दे डू नॉट वांट टू बी द क्यूजलिंग्स ऑफ दैट स्टेट ऑफ द यूएसएसआर। सो दे स्टार्टेड demand of independence. So the first nation, that is the Estonia, Latvia and Lithuania, they are called the Baltic nations because they are very near to the Baltic Sea. That's why they are known as the Baltic nations. फर्स्ट डिमांड यहां से ही आई कि हमें आज़ादी चाहिए। सो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया ये आज़ाद हो जाएंगे। और उसके बाद जो यूएसएसआर के अंदर 15 सब नेशंस होते हैं, दे स्टार्टेड डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस एंड दे ऑल गॉट इंडिपेंडेंस। जब उनको इंडिपेंडेंस मिल ही जाती है,
अब यहाँ पे गॉर्बेचोव बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। अब गॉर्बेचोव का क्या होगा, उसका कूप होगा, यानी उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा। उसको हम कहते हैं ऑगस्ट कूप। अगस्त के महीने में कम्युनिस्ट पार्टी को लगा कि नहीं, जो मेजर्स मिखाइल गॉर्बाचोव ने उठाए, इससे तो लोग बढ़ गए हैं, वो तो चाहते, इससे तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। सो उन्होंने कहा कि हम इसको अरेस्ट करवाते हैं। उन्होंने उनके खिलाफ पॉलिसी की कम्युनिस्ट पार्टी ने, और इस तरीके से अगस्त के अंदर उसको कूप किया जाता है, अरेस्ट कर दिया जाता है। 19 अगस्त को उसको क्रीमिया भेज दिया जाता है। जब लोगों को यह पता चल जाता है कि मिखाइल गॉर्बाचोव का अरेस्ट होना, सो वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। उसके बाद जब मिखाइल गॉर्बाचोव अरेस्ट हो जाता है तो एक नया लीडर आ जाता है जिसका नाम होता है बोरिस येलस्टीन। यहां पे मैंने लिखा है बोरिस येलस्टीन। बोरिस येलस्टीन मॉस्को का लीडर बन जाएगा और कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर बन जाएगा। जो बोरिस येलस्टीन है, उस समय पे भी लोग जो थे वो डिमांड कर रहे थे आज़ादी आज़ादी, वो छोड़ना चाहते थे यूएसएसआर को, और फाइनली उनकी डिमांड को एक्सेप्ट किया जाता है। जो प्रेसिडेंट ऑफ रशिया होता है, सो रशिया का उस समय का प्रेसिडेंट, या यूक्रेन बेलारूस जो होता है, यूक्रेन बेलारूस और रशिया वो एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। उस एग्रीमेंट का नाम है बेलावीजा एकॉर्ड। याद रखिएगा, यहां पे मैंने लिखा है बेलावीजा एकॉर्ड। यानी बोरिस येलस्टीन के अरेस्ट सॉरी मिखाइल गॉर्बाचोव के अरेस्ट होने के बाद बोरिस येलस्टीन आ जाते हैं। लोग डिमांड कंटिन्यू करते हैं कि दे वांट द इंडिपेंडेंस, और वो तंग आ गए थे अथॉरिटेरियन सिस्टम से, क्योंकि रशिया के अंदर अथॉरिटेरियन सिस्टम था, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां पे लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच था, वहां पे वन पार्टी सिस्टम था। दे वर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, द गवर्नमेंट वर ऑलवेज नेग्लेक्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल, और कंट्री सिर्फ एक्सपेंड ज्यादा खर्च कर रही थी आर्मी पे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे और न्यूक्लियर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे, जबकि ये पैसे उनको खर्च करने चाहिए थे कंट्री के लोगों पे। सो द ऑल द नेशंस विच वर द पार्ट ऑफ द रशिया, दे गेट फेड अप विद द सिस्टम ऑफ USSR or the government of USSR, so they demanded the independence. Then finally, Belaviza Accord, the three countries, Russia, Ukraine, Belarus, signed the accord, which in this accord, it has been declared that now the USSR had been dissolved, और USSR dissolved हो जाता है। और फाइनली याद रखिएगा, 21 दिसंबर को अल्मा आटा डिक्लेरेशन हो जाता है। अल्मा आटा डिक्लेरेशन एक मीटिंग जैसी होती है, और उसमें यह कहा जाता है कि जितने सारे नेशन जो है उनको आज़ाद कर दिया जाता है और यूएसए को डिसॉल्व कर दिया जाता है, यूएसएसआर को डिसॉल्व कर दिया जाता है। डेट क्या थी जिस दिन डिसइंटीग्रेट हो जाता है यूएसएसआर? 26 दिसंबर 1991। माइट बी दिस शुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, व्हेन डिड द यूएसएसआर डिसॉल्व? योर आंसर शुड बी 26 December 1991. So in this chapter, in this topic, we had discussed the causes of disintegration of USSR, and the first cause we discussed that the USSR spent billions of money in different innovation and inventions like the satellite, animal in space, cosmonaut, and then other things as well. And the USSR in the second cause, we discussed about the arms race. The USSR spent billions on their army, defense system, and the nuclear manufacturing, which made the economy of the USSR very weak, and finally that resulted the disintegration of USSR. So similarly, we have discussed the Afghan war for 10 years, Russia with Afghan, where the Russia lost the war, and her prestige became very down, their economy drained, they became economically weak with this because they spent all money in the Afghan war. So non-Russian people started revolt or protest or agitation against the Stalin, because Stalin was against the non-Russian people. So the non-Russian people demanded the independence. So this became the reason that the USSR was disintegrated. The most interesting thing about the policy of Mikhail Gorbachev, first time he was the leader or the general secretary of Communist Party who took the initiative and adopt the new policies which were in favor of people, like the glasnost. In the glasnost, he provides the freedom of speech to the people and censorship rights to the press and media. And then perestroika, another step was his perestroika, restructuring, reformation. In this system he started the investment system, example, investment system, foreign investment system, and private ownership. And then the structure of economy was totally changed, the structure of election was totally changed, which was against the Communist Party of the USSR. So USSR get very weak at that time due to the steps taken by the
Mikhail Gorbachev. Then the demand of independence came from different states. So this is called the domino effect. When the same demand comes from the different states, this is called a domino effect. Same happened in the USSR. Then the independent demand first comes from the Estonia, Latvia, and Lithuania. These are the Baltic states, which are very near to the Baltic Sea. And in 1999, 1990, up to 1991, all 15 nations got independence. Then a curious episode happened in USSR against the Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev was arrested in the month of August. This is called the August coup, and he sent to the Crimea. Then a new leader came into emergence that's known as the Boris Yeltsin. So the Boris Yeltsin realized that now nothing could be happened. We cannot resist it with against the people. The people are the people are much noisy now. So बोरिस येल्टसिन ने क्या किया, बेला वीज़ा अकॉर्ड करवाया, और उसके बाद अल्मा डिक्लेरेशन के अंदर उसने फाइनली डिसाइड कर दिया, ऐलान कर दिया 26 दिसंबर 1991 को कि यूएसएसआर टूट जाता है। सो यहाँ से कोल्ड वॉर खत्म हो जाती है, जो हुई थी शुरू 1945 में यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, और यहाँ पे यूएसएसआर अब टूट जाएगा, कोल्ड वॉर खत्म होगी। नाउ द न्यू सिस्टम केम इनटू द इमर्जेंस, दैट इज द यूनिपोलरिटी बिकम यूएसए only became the now supreme nation of the whole world. The whole world politics is now dominated by the USA. This is called the unipolarity. So when did the unipolarity came into emergence? After the disintegration of the USSR in 1991. Thank you so much. This is all about the today's lecture. Hope so you understood. Before concluding my topic, I'm requesting all well-wishers, do not forget to subscribe my channel. The name of my channel is Oceans, Origin of Creative Energies and Neoscience, started by Dar Shaukat. Do not forget to press on the bell icon. Thank you so much.